जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एग्जाम की पॉइंट की तरफ से। यहाँ पे आज जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जहाँ पे भी आपसे जनरल जीके जनरल नॉलेज पूछा जाता है वहाँ के लिए ये सारे क्वेश्चन ऐसे सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखते हैं जो आज का पहला क्वेश्चन है। सर्वप्रथम 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया? दोस्तों, हमें पता है कि जो 8वीं अनुसूची है वो उसमें क्या है भाषाओं से संबंधित है। तो पूछ रहा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया? डोगरी को, कन्नड़ को, मणिपुरी को या सिंधी को? तो याद रखना, जो 8वीं अनुसूची थी 8वीं अनुसूची में सबसे पहले क्या जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? सिंधी भाषा को। अगर हम देखें तो सब जो हमारे 8वीं अनुसूची में संविधान, अगर कभी पूछा जाए कि संविधान निर्माण के समय कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। और सबसे पहले किसे जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और किस संविधान संशोधन के तहत? तो 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के भौगोलिक क्षेत्रफल में परिवर्तन किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4? तो देखो, जो अभी जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेशों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया। तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 3 के तहत। और आर्टिकल 3 में क्या है कि नए राज्य क्षेत्रों का प्रवेश, क्या है? नए राज्य क्षेत्रों का प्रवेश, उनके नाम में, सीमा में परिवर्तन, ये सारा क्या है? आर्टिकल 3 का भाग है। इसके लिए क्या है? राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। किसकी? राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। ठीक है। देखो, याद रखना, जो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित जितने भी एमसीक्यू होंगे उनको पढ़ लेना किसी भी एग्जाम से पहले जिसमें जीएस पूछा जाता है, क्योंकि आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है? राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है। देखो, हमें पता है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? दिसंबर 1953 में। ठीक है, 1953 में। तो कौन नहीं है, कौन इससे संबंधित नहीं है? फजल अली, पीटीबी सितार मैया, हृदय नाथ कुंजरू या के.एम. पानीकर? तो कौन नहीं है? पीटीबी सितार मैया। क्योंकि हमें पता है जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसी को क्या कहा जाता है? फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। कब बना था? दिसंबर 1953। और इसके 2 अन्य सदस्य थे, हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पानीकर। कौन नहीं थे? पीटीबी सितार मैया क्या नहीं थी? इसके सदस्य नहीं थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है लागू कब? 1950 में, 1955 में, 1952 में या 1960 में? तो जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है वो लागू हुआ था कब? 1955 में। सबसे पहले कब हुआ था? 1955 में लागू हुआ था। याद रखना, इसमें अभी तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। अभी आपने देखा होगा जो इससे पहले CAA का विरोध किया जा रहा था। ठीक है, तो ये क्या था? 6वां संशोधन था इसमें। 5वां क्वेश्चन, आपातकाल में सर्वप्रथम कौन सा अनुच्छेद समाप्त किया जाता है? अच्छा, सब सर्वप्रथम कौन सा अनुच्छेद समाप्त किया जाता है? तो अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, आर्टिकल 20 या आर्टिकल 21? तो याद रखना, जब आपातकाल होता है, आपातकाल की घोषणा होती है राष्ट्रपति किसके अनुसार करते हैं? 352 के अनुसार। यहीं पे समझ लो कितनी बार अभी तक भारत में लगा? 3 बार लग चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना आर्टिकल 19 समाप्त किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 19। और आर्टिकल 19 में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमसे छीनी जाती है। ठीक है, किसमें? आपातकाल में। दोस्तों, अगर आप नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम के MCQ, हर एग्ज़ाम के तरीके से MCQ कराए जाएंगे। और वीडियो को लाइक कर लो यार, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। कम से कम किसी दूसरे को प्रोत्साहित जरूर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किया गया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किस में किया गया है? अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 20A में, आर्टिकल 21A में या आर्टिकल 22A में? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किया गया है आर्टिकल 21A में। किस में किया गया? आर्टिकल 21A में। ठीक है, और किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? 86वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था? 2002 में। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। किसे? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये जितने साइड में लिखा रहा हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है?
जो B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने किसे संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, समानता के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को या सिविल संरक्षण के अधिकार को कहा था? उन्होंने संवैधानिक क्या कहा था? संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और कितने में वर्णित है ये? आर्टिकल 32 में। ठीक है, आर्टिकल 32 में। और इसके अनुसार क्या है, अगर हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो छिन जाते हैं तो हम उन क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जा सकते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करके हमें फिर से हमारे मौलिक अधिकार लौटाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ब्रिटेन के, अमेरिका के, आयरलैंड के या कनाडा के? तो याद रखना जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए। और आयरलैंड के संविधान से अन्य क्या लिया गया है? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। क्या ली गई है? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। एक तो निर्वाचन प्रक्रिया ली गई है, एक दूसरी चीज ली गई है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, किसमें? राज्यसभा में। आर्टिकल कितने के तहत करता है? 80 के तहत। ठीक है, तो वो भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। और एक चीज़ और ली गई है कि जो राष्ट्रपति पुरस्कार देता है, जो राष्ट्रपति पुरस्कार वितरित करेगा, जो राष्ट्रीय पुरस्कार होंगे वो कौन करेगा? राष्ट्रपति प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें मोस्टली ली गई है। एक तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति, और जो पुरस्कार होंगे राष्ट्रीय पुरस्कार उनको कौन देगा? राष्ट्रपति प्रदान करेगा। ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, दोस्तों सब्सक्राइब कर लो यार, क्या इतना सोच रहे हो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेते हैं? लोकसभा सदस्य बिल्कुल लेते हैं, राज्यसभा सदस्य लेते हैं, विधानसभा सदस्य लेते हैं, विधान परिषद सदस्य ये नहीं लेते। कौन नहीं लेते? विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, जो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे वो कौन थे? के आर नारायण, शंकर दयाल शर्मा, वीवी गिरी या डॉक्टर वेंकट रमन? याद रखना जो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर के आर नारायण थे। कौन थे? के आर नारायण। और कब थे ये? 1997 से 2002 तक। ठीक है, 97 से 2002 के बीच। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों मैं इसके लास्ट में आपको रिवीजन भी कराऊंगा बहुत अच्छे ढंग से, जिससे आपको ये क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाए हमेशा के लिए। आप मेरे साथ बने रहे लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या राज्यसभा? तो याद रखना जो भारत के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस आर्टिकल के तहत करता है? 72 के अनुसार, आर्टिकल 123, आर्टिकल 213 या आर्टिकल 52 के अनुसार? तो याद रखना कि जो क्या है, किस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? आर्टिकल 123 के तहत। ठीक है, 120 के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और जो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश होता है वो कितने माह तक मान्य होता है? 6 माह तक मान्य होता है, और अगले सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक मान्य होता है। यानी टोटल अगर हम बोलें तो 7.5 महीने तक क्या होता है? मान्य होता है। इस 213 के अनुसार क्या करता है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महान्यायवादी या नियंत्रक व महालेखा परीक्षक? तो याद रखना जो सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, एक चीज़ याद रखना, इन एमसीक्यू को करने से आपको तुरंत आंसर लिखने चाहिए, क्योंकि जितनी भी समस्या आप बोलते हो, पेपर दे के आते हो, घर आके बोलते हो कि यार मुझे वो क्वेश्चन आ रहा था मैं गलत करके आ गए, तो ये हमारी कमी यहीं पे होती है। हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सीखते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को यूट्यूब पे देखना चाहिए। कोई जरूरी नहीं, आप ध्यान से देखो। अगर आपने पढ़ा है ये टॉपिक तो आप खाना खाते टाइम स्पीड बढ़ा करके साइड में रख लो, और जैसे ही मैं क्वेश्चन पुट अप करता हूँ आप मुझसे पहले आंसर बोल दो, फिर जब मैं आंसर बोलूँगा आपको पता चल जाएगा सही है या गलत है। इससे आपको फटाफट क्वेश्चनों को पिक करने की आदत बढ़ेगी, हैबिट बढ़ती जाएगी, और एग्जाम में जो आप गलत करके आते हो वो हैबिट कम होगी। अगला क्वेश्चन, सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महान्यायवादी या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? तो याद रखना जो सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? महान्यायवादी होता है। ठीक है, कौन होता है? महान्यायवादी होता है। और जो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है वो की जाती है आर्टिकल 76 के अनुसार, और आर्टिकल 88 के अनुसार। याद रखना महान्यायवादी कहीं भी सर्वोच्च न्यायालय में, संसद में जा सकता है, वहाँ की कार्रवाई में बैठकर सुन सकता है, लेकिन वहाँ क्या मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, वहाँ मतदान नहीं कर सकता। एक चीज़ यहीं पे इसी के बारे में मान्य याद रखना, जो इसका वेतन होता है वो रिटेनर कहलाता है। क्या कहलाता है? रिटेनर कहलाता है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं बने? भारत का उप प्रधानमंत्री में से कौन नहीं बने? वी.डी. जत्ती, मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी या चौधरी चरण सिंह? देखो सारे के सारे ये भारत उप प्रधानमंत्री रहे हैं, ये तीनों के तीनों लोग कौन से नहीं रहे? वी.डी. जत्ती नहीं रही। और याद रखना जो वी.डी. जत्ती रहे हैं वो कौन थे? भारत के उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, उपराष्ट्रपति भारत के रहे हैं, ठीक है। और भारत में 2 ही राष्ट्रपतियों ने कार्यभार को संभाला है, 2 ही राष्ट्रपतियों ने क्या किया? राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। जो दूसरे थे वो कौन है? पहले किसने? वी.वी. गिरी और दूसरे वी.डी. जत्ती ने कार्यभार को संभाला है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस संविधान संशोधन के अनुसार 15% मंत्री हो सकते हैं? ये देखो हमेशा याद रखना, राज्य में हो या किस इसमें हो, संघ में हो, 15% लोगों को ही मंत्री लोकसभा में बनाया जा सकता है, या राज्यसभा विधानसभा की बात करूँ तो किस संविधान संशोधन के अनुसार 15% मंत्री हो सकते हैं? 90वें संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन या 93वें संविधान संशोधन? तो याद रखना कि 91वें संविधान संशोधन के तहत रूल है कि 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। और 91वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतालवाड़, हीरालाल जे कानिया, गजनफर अली खान या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? तो याद रखना जो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे वो कौन थे? MC सीतालवाड़। अगला क्वेश्चन, EWS किस संविधान संशोधन से संबंधित है? ठीक है, जो क्या है 10% रिजर्वेशन दिया जाता है EWS के तहत, ठीक है। तो किस संविधान संशोधन के तहत ये EWS लागू किया गया? 100वें, 101वें, 102वें या 103वें? तो याद रखना जो EWS का प्रावधान किया गया वो किया गया 103वें संविधान संशोधन के अनुसार। 103वां संविधान कब? 2019 में। कब किया गया? 2019 में। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार नियुक्तियों में आरक्षण SC और ST का मौलिक अधिकार है? यानी किस अनुच्छेद के अनुसार जो नियुक्तियां होती हैं उनमें आरक्षण SC और ST का आरक्षण लेना मौलिक अधिकार है? 16(4) में, 16(5) में, 17(4) में या 17(5) में? तो किसके अनुसार है? 16(4) के अनुसार। 16(4) के अनुसार क्या है? SC और ST का नियुक्तियों में आरक्षण लेना मौलिक अधिकार है, ठीक है। और मौलिक अधिकार छीनने पर हम अपने न्यायालय जा सकते हैं। इसी को क्या कहा था? मैंने आगे बताया, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन, इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध है। जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है, इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे? वित्त आयोग से, स्थानीय स्वशासन से, राजभाषा आयोग से या निर्वाचन आयोग से? तो याद रखना जो इंद्रजीत समिति का संबंध है वो है निर्वाचन आयोग से, ठीक है। किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। और इसके अलावा इंद्रजीत के अलावा याद रखना तारकुंडे समिति, तारकुंडे समिति और सेशन समिति, ये दो भी क्या हैं? सेशन समिति, ये दो भी क्या हैं? निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है? वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है वो कौन सा वित्त आयोग है? 14वां, 15वां, 16वां या 17वां? तो याद रखना जो वर्तमान में वित्त आयोग है वो कौन सा वित्त आयोग है? 15वां वित्त आयोग है। कौन सा वित्त आयोग है? 15वां वित्त आयोग। जो सबसे याद रखना यहीं पे जो सबसे 15वां वित्त आयोग है वो 1951 में 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो KC नियोगी थे। कौन थे? KC नियोगी। दोस्तों जो क्वेश्चन साइड में बता रहा हूँ वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक क्वेश्चन के साथ 2 या 3 क्वेश्चन हर क्वेश्चन के साथ फ्री हैं, ठीक है। यानी आसानी से तुम अगर हम यहाँ पे 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो समझो 50 से 75 के बीच क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो यार, मुझे भी ऐसा लगेगा हाँ कुछ बढ़िया कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम किस अनुच्छेद से संबंधित है? 40 से, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 या आर्टिकल 43 के अनुसार? तो याद रखना जो मनरेगा कार्यक्रम है आर्टिकल 43 के अनुसार के कराया जाता है। किसके अनुसार? आर्टिकल 43 के अनुसार। और जो ये मनरेगा कार्यक्रम था ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से लागू किया गया था। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से, कहाँ से? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था? 2006 में, ठीक है। मनरेगा कार्यक्रम चलता है आर्टिकल 43 के अनुसार। लागू कहाँ से शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। और कब लागू किया गया था? 2006 में। कब लागू किया गया था? 2006 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संघ शासित क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार है। जो संघ शासित क्षेत्र हैं उनके लिए कानून बनाने का अधिकार किसको है? ठीक है, जो हमारे संघ शासित क्षेत्र लोकसभा को, राज्यसभा को, राष्ट्रपति को या उपराज्यपाल को या उपराज्य किसको है कानून बनाने का अधिकार? तो कानून बनाने का अधिकार है किसको?
राष्ट्रपति को, किसको है, राष्ट्रपति को। और संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन संविधान के कौन से भाग में है, भाग 8 में किया गया है। और कौन से आर्टिकल में है, 239 से 241 के बीच, वही है कंफर्म, 239 से 241 के बीच संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय पूछ रहा, उच्चतम नहीं है, उच्च न्यायालय, कलकत्ता न्यायालय, बम्बई न्यायालय, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय या इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो याद रखना, जो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वो कौन है, कलकत्ता। उच्चतम न्यायालय भी कलकत्ता ही उच्च न्यायालय है, लेकिन अंतर कहाँ आ जाता है, जो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है, लेकिन जो उच्च न्यायालय है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम बना था, जो उच्च न्यायालय अधिनियम जो बना था वो कब है, 1861 में, 1861 में उच्च न्यायालय, यानी भारत में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता में की गई। और जो भारत का उच्चतम न्यायालय है उसकी स्थापना भी कलकत्ता में की गई थी, लेकिन उसकी स्थापना किसके तहत की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। ठीक है, और वो भी कहाँ की गई थी, कलकत्ता में। भले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1774 में की गई थी। लॉर्ड एंजिला इम्पे, जो लॉर्ड एंजिला इम्पे था वो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था वहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंगाल जुडिशियल एक्ट के नाम से जाना जाता है। जो बंगाल जुडिशियल एक्ट है उसके नाम से किसे जाना जाता है, 1781 अधिनियम में, 1783 अधिनियम में, 1784 अधिनियम को या 1793 का अधिनियम को। याद रखना, जो बंगाल जुडिशियल एक्ट जाना जाता है वो 1781 के अधिनियम को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, 1781 के अधिनियम को। क्यों जाना जाता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, 1773 का जो अधिनियम आया था, जिसके तहत ये अभी मैंने आपको बताया 1773 के तहत ही भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, और इसका जो मुख्य न्यायाधीश था लॉर्ड एंजिला पे था। ठीक है, तो जो इसमें जो कमियां रह गई थी 1773 के जो अधिनियम में, जो उनकी कमियों को दूर करने के लिए अधिनियम आया था 1781 में। और जो ये 1781 में जो अधिनियम आया था इसी को बंगाल जुडिशियल एक्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, बंगाल जुडिशियल एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। जो भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट है वो किसे कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट को, मेघालय आयोग को, भारत शासन अधिनियम को या कैबिनेट मिशन योजना को। तो याद रखना, जो भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है वो नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट को। और जो ये नेहरू रिपोर्ट आई थी वो 1928 में आई थी। कब आई थी, 1928 में। और किसने कौन लाया था, मोतीलाल नेहरू। कौन लाए थे, मोतीलाल नेहरू। ये याद रखना, जवाहरलाल नेहरू मत कर लेना। कौन लाए थे, मोतीलाल नेहरू लाए थे। और कब लाए थे, 1928 में। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसके बाद इन क्वेश्चनों को एक एक करके रिवाइज करेंगे। यहीं पे आपको याद हो जाएगा, बस 2 मिनट और देखो, 2 मिनट और देना, आपको यहीं पे याद हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन था, सर्वप्रथम 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया। तो सर्वप्रथम जो कौन सी, या तो क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम किस भाषा को जोड़ा गया, तो आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के भौगोलिक क्षेत्रफल में परिवर्तन किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया, तो आर्टिकल 3 के अनुसार किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1955 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, आपातकाल में सर्वप्रथम कौन सा अनुच्छेद समाप्त किया जाता है, तो आपातकाल में सर्वप्रथम कौन सा अनुच्छेद समाप्त होता है, आर्टिकल 19 समाप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किया गया, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किसमें किया गया, 21A में। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो अंबेडकर ने कहा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों आपने कितने ध्यान से देखा, इसके लिए आपके पास एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि जो शिक्षा का अधिकार है 21A में है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता, कौन नहीं लेता है, विधान परिषद भाग नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, तो जो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे वो कौन थे, KR नारायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो आर्टिकल 143 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन था, सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, तो सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस संविधान संशोधन के अनुसार 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो 91वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, तो भारत के प्रथम न्यायवादी कौन थे, MC सीतालवाड़।
अगला क्वेश्चन था EWS को किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो 103वें संविधान संशोधन से संबंधित है। कौन से संविधान संशोधन से? 103वें संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार नियुक्तियों में आरक्षण SC और ST का मौलिक अधिकार है, तो 16(4) के अनुसार नियुक्तियों में आरक्षण SC और ST का मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन था इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध है, तो याद रखना जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है वो निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है, तो 15वां वित्त आयोग है। अगला क्वेश्चन था मनरेगा कार्यक्रम किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आर्टिकल 43 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, संघ शासित क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार तो किसको है? राष्ट्रपति को। ठीक है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता, उच्चतम भी वही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बंगाल जुडिशियल एक्ट के नाम से किससे जाना जाता है? 1781 अधिनियम जो है उसे बंगाल जुडिशियल एक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। जो भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट है वो किसे कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को। किसको कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को। दोस्तों आप अभी तक जितने भी साथी मेरे बन के रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत आभार। आपको एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों नए साल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।